स्कारलेट विच वर्सेस वंडा मर्लिन, एमसीयू थॉर वर्सेस कैप्टन कार्टर और स्ट्रेंज सुप्रीम वर्सेस ऑल फादर ओडिन। ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस हमें कमेंट्स में देखने मिले और आज हम इन्हीं को कवर करने वाले हैं रैंडम क्वेश्चन सीरीज में। कैप्टन कार्टर तो सिर्फ एक सुपर सोल्जर है, तो उसने इन्फिनिटी स्टोन्स को अपने हाथ में कैसे पकड़ लिया। अब हम सब ने देख रखा है कि थैनोस और थॉर जैसे बीइंग से इन्फिनिटी स्टोन्स को पकड़ सकता है, लेकिन वो भी स्ट्रगल करते हैं और अगर कोई स्ट्रीट लेवल स्टोन्स को टच भी कर दे तो उसका चैप्टर वही खत्म हो जाता है। अब एक तरफ हमारा आयरन मैन है जो स्टोन्स की वजह से निपट गया, वही दूसरी ओर कैप्टन मार्वल बिना किसी सूट या गॉन्टलेट के स्टोन को यूज कर रही है। अब यहाँ पर तीन सिचुएशन बनती है। फर्स्ट, कहूरी पावर्स। जब कैप्टन कार्टर डीमन स्ट्रेंज को पंच करने वाली थी तब हम देख सकते हैं कि कहूरी अपनी एबिलिटीज से स्टोन के ऊपर एक शील्ड बना देती है, और अगर हम स्लो मोशन में देखें तो कार्टर के फिस्ट बंद करने तक कहूरी की एनर्जी स्टोन्स के ऊपर थी। तो अब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जब कार्टर ने स्टोन को यूज किया तब कहूरी की पावर्स यहाँ पर एक बैरियर की तरह काम कर गई और इसीलिए कार्टर को स्टोन की एनर्जी से कुछ नहीं हुआ। लेकिन सेकंड पॉसिबिलिटी की बात करें तो वो है हर यूनिवर्स के इन्फिनिटी स्टोन्स के लॉस डिफरेंट तरीके से काम करता है। इन सबकी प्रॉपर्टीज और शेप यूनिवर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकती है। जैसे मेन यूनिवर्स का पावर स्टोन अगर जमीन पर टच हो गया तो पूरा प्लेनेट राख बन सकता है, लेकिन यहाँ पर पावर स्टोन जमीन पर ऐसे ही गिरा हुआ था, लेकिन वहाँ पर हमें कोई डैमेज देखने नहीं मिला। तो हो सकता है स्पेसिफिक यूनिवर्स की स्टोन की एनर्जी इतनी डिस्ट्रक्टिव ना हो जितनी हमारे मेन यूनिवर्स की है। पर थर्ड पॉसिबिलिटी है प्लॉट होल। ऐसा भी हो सकता है कि राइटर्स को ठीक से टाइम ना मिला हो व्हाट इफ सीजन 2 को कंप्लीट करने के लिए, और उन्हें स्ट्रेंज को बीट करने का कोई अच्छा रास्ता ना मिला हो, इसलिए उन्होंने कैप्टन कार्टर को इन्फिनिटी स्टोन पकड़ा दिया और आगे क्या हुआ हम सब जानते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई और पॉसिबिलिटी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। स्कारलेट विच वर्सेस वंडा मर्लिन। अब एक है हमारे मेन यूनिवर्स की और दूसरी 1602 वाली। अब वैसे तो ये दोनों वेरिएंट्स है, इसलिए इन दोनों की बेसिक पावर सिमिलर है। जैसे दोनों की ऑस मैजिक यूजर है, एनर्जी प्रोजेक्शन कर सकती है और साथ में शील्ड भी बना सकती है, और साथ में दोनों अपनी स्पेसिफिक यूनिवर्स की मोस्ट पावरफुल मैजिक यूजर्स है। अब 1602 के पास एक ही अच्छी फीट है कि इसने दो यूनिवर्स के बीच एक पोर्टल बना दिया था। ऑफ कोर्स स्कारलेट विच शावर्स की पावर्स के बिना ऐसा कुछ नहीं कर सकती, पर स्कारलेट विच ने डार्क होल्ड पढ़ रखी है जिसकी वजह से वो रियलिटी मैनिपुलेट कर सकती है, और इसी एक एबिलिटी की वजह से स्कारलेट विच वंडा मर्लिन को इजीली बीट कर देगी, क्योंकि वंडा मर्लिन अपने मैजिक को उसके फुल पोटेंशियल पर यूज नहीं करती है, जबकि स्कारलेट विच अपने मैजिक से सोर्सरर सुप्रीम तक को बीट कर चुकी है। और हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि मर्लिन आगे जाकर स्कारलेट विच जितनी पावरफुल बन जाएगी, क्योंकि इस लेवल पर आने के लिए मर्लिन को डार्क होल्ड पढ़नी होगी और स्कारलेट विच सारे यूनिवर्सेस के डार्क होल्ड को राख बना चुकी है, इसलिए मर्लिन कभी स्कारलेट विच के रियलिटी मैनिपुलेशन को काउंटर नहीं कर पाएगी और आखिर में हार जाएगी। कि एक्वामैन गॉडजिला को कंट्रोल कर सकता है। अब गॉडजिला मॉन्स्टरवर्स का सबसे पावरफुल सी क्रिएचर है जिसने आयरन ड्रैगन से लेकर किंग गिडोरा को बीट किया है, पर जब बात आती है एक्वामैन की तो वो एक्वेटिक लाइफ को कंट्रोल नहीं करता है, वो बस उनसे बात करता है और कमांड देता है। और क्योंकि एक्वेटिक क्रिएचर्स को भी पता है कि एक्वामैन उनका किंग है, इसलिए वो सारे कमांड्स को फॉलो भी करते हैं। अब गॉडजिला भी एक सी क्रिएचर ही है, इसलिए एक्वामैन गॉडजिला से बात भी कर सकता है और कमांड भी दे सकता है। अब गॉडजिला एक्वामैन के कमांड को फॉलो करे या ना करे वो उसकी मर्जी है, पर एक्वामैन किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है जैसे वो दूसरे सी मॉन्स्टर्स के साथ करता है। पर एक्वामैन मॉन्स्टर जीरो, रोडन और कॉन्ग से बात नहीं कर सकता क्योंकि इनमें से कोई भी सी क्रिएचर नहीं है। हेला का हेलमेट कितना पावरफुल है। अब वैसे क्राउन कोई वेपन नहीं है, इसलिए हम इसे दूसरे वेपन्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे थोर म्यूनियर की मदद से अपनी पावर्स को एक जगह फोकस करता था, वैसे सेम केस हेला के साथ है। इस हेलमेट से हेला को नेक्रोसॉर्ड फेंकने की एबिलिटी मिलती है। हेला अपने विल पर 400 फीट तक के शार्पनर्स बना सकती है, लेकिन इस हेलमेट की वजह से हेला एसगार्डियन मैजिक भी यूज कर सकती है, जिसकी वजह से वो ज़ोंबिस को कंट्रोल कर रही थी। और ये क्राउन हेला को उसका सूट भी बना कर देता है, जिसकी वजह से गॉड्स ऑफ डेथ को सेल्फ फिलिंग एबिलिटी मिलती है। अब ये हेलमेट कितना पावरफुल है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि इसे यूज़ कौन कर रहा है। हेला इसे अपने फुल पोटेंशियल पर यूज़ कर सकती है, पर हेला की जगह कोई और हो तो वो इस हेलमेट को अच्छे से शायद ही कभी यूज़ कर पाएगा। स्ट्रेंज सुप्रीम वर्सेस ओडिन। अब ओडिन एक स्काई फादर है और टेक्निकली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसगार्डियन भी, वही दूसरी ओर स्ट्रेंज सुप्रीम मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल वेरिएंट है। अब व्हाट इफ हो या मेन यूनिवर्स, दोनों जगह ओडिन की फीट सेम है, जैसे 9 रियल्म्स को कॉन्कर करना, स्पेयर गंगनेर का यूज करना, रैग्नारॉक को रोक देना और अपने बच्चों को मिडगार्ड पर फेंक देना। एक एसगार्डियन होने की वजह से ओडिन फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके पास अपनी ओडिन फोर्स भी है, पर जब बात आती है स्ट्रेंज सुप्रीम की तो इसकी फीट्स किसी भी स्काई फादर से ज्यादा हायर लेवल पर है। जैसे हमने ओडिन को कभी यूनिवर्स को पॉकेट डायमेंशन बनाते हुए नहीं देखा, या फिर पावर स्टोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए नहीं देखा, और ना ही गैलेक्सी लेवल ब्लास्ट को खाते हुए देखा है। ओडिन अपने हाथ से म्यूनर को तोड़ सकता है, पर स्ट्रेंज सुप्रीम के डीमन फॉर्म ने म्यूनर को अपने मुंह से तोड़ दिया, और स्पेयर गंगनेर जो ओडिन का प्राइमरी वेपन है उसे स्ट्रेंज ने कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट कर दिया था।
और इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि स्ट्रेंज सुप्रीम की फीट्स ओडिन से बहुत ज्यादा अच्छी है। अब ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम स्ट्रेंज और ओडिन की स्ट्रेंथ लेवल सेम हो, पर स्ट्रेंज के पास कई सारे डीमंस का बैकअप है जो उसे डेथ से दूर रखते हो और टाइम आने पर हद से ज्यादा पावरफुल बना देता है। स्ट्रेंज का मैजिक भी ओडिन से ज्यादा पावरफुल है और हमने कभी ओडिन को इन्फिनिटी स्टोन यूजर से फाइट करते हुए नहीं देखा है, इसलिए यह बताना मुश्किल है कि ओडिन स्टोन के अगेंस्ट में कैसे फाइट करेगा। पर अगर बात करें फीट्स की तो हम सब जानते हैं स्ट्रेंज सुप्रीम की फीट्स ज्यादा बेटर है और इसलिए अच्छी फीट्स की वजह से स्ट्रेंज सुप्रीम ज्यादा पावरफुल बन जाता है ऑल फादर ओडिन से। क्या सुप्रीम स्ट्रेंज इन्फिनिटी स्टोन से ज्यादा ताकतवर है? अब व्हाट इफ का लास्ट एपिसोड देखने के बाद मेरे कुछ यूट्यूबर दोस्तों ने मुझे यही बोला था कि स्ट्रेंज सुप्रीम इन्फिनिटी स्टोन से ज्यादा पावरफुल बन चुका है, लेकिन जब मैंने सुप्रीम स्ट्रेंज को स्टडी किया तब मुझे पता चला कि इन्फिनिटी स्टोन आज भी एक स्टेप ऊपर है, क्योंकि पावर स्टोन की तरह स्ट्रेंज कभी एक टच में पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। हाँ, वो स्पेस स्टोन की तरह मल्टीवर्स में टेलीपोर्ट हो सकता है, लेकिन एक ही बार में पूरे यूनिवर्स की सोल को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ना ही टाइम स्टोन की बिना टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है पर यूनिवर्सल लेवल पर नहीं। और ना ही स्ट्रेंज सुप्रीम ने आज तक किसी का माइंड कंट्रोल किया है। मैड टाइटन थैनोस स्टोन का यूज करके पूरी यूनिवर्स को बर्बाद करके फिर से बनाने वाला था, पर जब स्ट्रेंज को अपना यूनिवर्स ठीक करना था तब उसे मल्टीवर्स की यूनिवर्सल किलर्स को पकड़कर फौज में फेंकना था। मतलब स्ट्रेंज का मैजिक यूनिवर्सल लेवल पर लाइफ को क्रिएट नहीं कर सकता और स्ट्रेंज रियलिटी, पावर और टाइम की एनर्जीज को अपने मैजिक से अब्सॉर्ब करके चेंज कर सकता है। पर अगर इन्फिनिटी यूजर स्नैप कर दे तो स्ट्रेंज वही डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। और अगर किसी को लगता है कि स्ट्रेंज पर स्नैप काम नहीं करेगा तो मैंने इस वीडियो में बता रखा है कि स्टोन्स कैसे काम करते हैं और स्ट्रेंज क्यों सर्वाइव नहीं कर सकता। ओवरऑल स्ट्रेंज सुप्रीम एक लेवल तक स्टोन्स को बराबरी की टक्कर दे सकता है, लेकिन ऐसा करने से स्ट्रेंज इन्फिनिटी स्टोन से ज्यादा पावरफुल नहीं बन जाता। बेसिकली इन्फिनिटी स्टोन्स आज भी ज्यादा पावरफुल है, बस उन्हें यूज करने वाला अच्छा होना चाहिए। किलमॉन्गर की तरह नहीं जो बेकार की पोज मार रहा था। काहोरी वर्सेस ज़ोंबी वंडा। वैसे लास्ट एपिसोड में इन दोनों की फाइट हो गई थी और काहोरी ने ज़ोंबी वंडा को इजीली दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर दिया था। बेसिकली ज़ोंबी वंडा कुछ भी करने से पहले सोचती नहीं है, उसमें फीलिंग्स है, लेकिन ज़ोंबी होने की वजह से उसकी थिंकिंग पावर ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। वही काहोरी एक स्मार्ट लड़की है, उसने कई बार अपने एनिमीज को आउटस्मार्ट किया है, जिसमें से एक ज़ोंबी वंडा भी थी। कंक्लूजन की बात करूँ तो कियोस मैजिक की वजह से ज़ोंबी वंडा पावरफुल है, पर काहोरी अपने दिमाग का ज़्यादा अच्छे से यूज़ करके इस बैटल में जीत सकती है। वंडा वर्सेस थॉर, लेकिन ये दोनों 1602 वाले वर्जन्स है। अब 1602 वाले हीरोज मेन यूनिवर्स के डी पावर्ड वर्जन थे। वंडा उसके फुल पोटेंशियल पर नहीं थी और थॉर तो एक एसगार्डियन भी नहीं था, उसकी पावर लेवल एक सुपर सोल्जर जितनी थी। अब 1602 थॉर की स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी है, ड्यूरेबिलिटी वाइज भी थॉर ही बेटर है, पर वंडा का कियोस मैजिक थॉर की मैजिकल लाइटनिंग से ज़्यादा पावरफुल है। ऑफकोर्स थॉर ने अपने लाइटनिंग से वंडा को नॉकआउट कर दिया था, पर इस समय पर वंडा बहुत ज़्यादा थक गई थी। अगर वंडा पोर्टल को ब्लॉक ना करती तो थॉर को अच्छे से रोक सकती थी। पर क्या हो अगर ये दोनों फाइट करें? अब भले ये दोनों डी पावर्ड वर्जन है, लेकिन टाइम के साथ दोनों ताकतवर बन जाएंगे, पर इनकी फाइट हुई तो थॉर की जीतने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अब वो इसलिए क्योंकि थॉर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर फाइट कर रहा था और इस यूनिवर्स की वंडा का बिहेवियर बहुत ज़्यादा सिंपल है। वो थॉर के एग्रेशन को काउंटर नहीं कर पाएगी। अपने मैजिक से वो थॉर को कुछ देर के लिए बराबरी की टक्कर दे सकती है, पर फिर भी अभी वंडा ने उसकी पावर्स को अवेकन नहीं किया है। एक लिमिट के बाद वो थॉर के अटैक्स और लाइटनिंग पावर्स को ब्लॉक नहीं कर पाएगी, इसलिए वंडा मैजिकली बहुत ज्यादा ताकतवर है और 1602 यूनिवर्स में शायद ही कोई वंडा को मैजिकल स्पेल्स में बीट कर सकता है। पर इस यूनिवर्स की वंडा एक अच्छी फाइटर नहीं है, क्योंकि ये अपना एग्रेशन लैक करती है जो हमारे मेन यूनिवर्स के स्कारलेट विच के पास है। इसलिए वंडा पावरफुल है, लेकिन जब बात आती है एक फाइट की तो वो थॉर के अगेंस्ट में हार जाएगी। What if वंडा गॉट हेलास हेलमेट? अब अगर वंडा को ये हेलमेट मिलता है तो हमें बहुत बड़े लेवल पर पावर अपग्रेड देखने नहीं मिलेगा। इस हेलमेट से हेला को नेक्रोसॉर्ड फेंकने की एबिलिटी मिलती है, वो डेड बीइंग्स को कंट्रोल कर सकती है और हीलिंग एबिलिटी भी मिलती है। स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी हेलमेट की वजह से नहीं मिलती है। हेला एक एसगार्डियन है, वो बायोलॉजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर वंडा को हेलमेट मिल भी गया तो ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। कियोस मैजिक से वंडा खुद को हील कर सकती है, बस उसे अपनी पावर्स को अवेकन करना होगा। ज़ॉम्बी वंडा ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकती है और वंडा के पास माइंड मैनिपुलेशन एबिलिटी है, तो वो गॉडेस ऑफ डेथ के पावर्स के बिना भी किसी को भी माइंड कंट्रोल कर सकती है। पर वंडा के पास टेलीकिनेसिस एबिलिटी है, जिसकी वजह से वो दूर से अपने एनिमी पर अटैक कर सकती है। इसलिए अगर हम लॉजिकली सोचे तो वंडा को हेला के हेलमेट की जरूरत ही नहीं है। पर मान लेते हैं ओडिन ने वंडा को हेलमेट गिफ्ट कर दिया, तो वंडा बिना किसी कियोस मैजिक के भी खुद को हील कर सकती है। इसे गॉडेस ऑफ डेथ की पावर्स डायरेक्टली एसगार्ड से मिलेगी, इसलिए अगर वंडा को एक फेयर फाइट में बीट करना है तो पहले एसगार्ड को कोर से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। मतलब वंडा अब वर्चुअली इमॉर्टल बन चुकी है, और क्योंकि अब वंडा गॉडेस ऑफ डेथ बन चुकी है, इसलिए अब वो डिसाइड करेगी कि एसगार्ड में किसको जिंदा रहना है और किसका चैप्टर क्लोज कर देना है। लेकिन इसी के साथ आज के सारे रैंडम क्वेश्चंस भी यही खत्म होते हैं। अब अगर आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर आपको नहीं पता कि स्ट्रेंज सुप्रीम से ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर कौन है एमसीयू में, तो इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो।